नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। दशकों पहले घटित हुई होगी, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जैसे 1990 से लेके 2005 के बीच लालू राज, गुंडा राज या फिर जंगल राज की कहानी है। कितने लोगों ने आपको कितनी बार सुनाई होगी, लेकिन हर बार आपको कुछ नया सुनने को मिलता है, क्योंकि इतना कुछ घटित हुआ है उस काल में कि एक बार में कोई भी आपको बैठ के सुना नहीं सकता है। तो आज मैं भी आपके सामने उस काल की एक कहानी लेकर आया हूँ, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। कुछ तो आपने सुना होगा और कुछ आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। अगर आज सुनोगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2005 के बाद जब लालू का राज खत्म हो जाता है, सरकार बदल जाती है, उसके गुंडे बदमाश बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। क्यों? उनकी फैक्ट्रियां, लूट खसोट की फैक्ट्री, रेप की फैक्ट्री, मर्डर की फैक्ट्री, फिरौती की फैक्ट्री, किडनैपिंग की फैक्ट्री, सब बंद हो चुका होता है। या तो उनके पास ऑप्शन होता है कि तुम सही ढंग से काम करो और समाज में वापस आ जाओ, या फिर तुम जेल में जाके बैठ जाओ, या फिर तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बिहार में चल रहा था 15 सालों के अंदर। उस 15 साल को कोई भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, चाहे मैं हो गया या आप हो गए, एक ही जगह आके अटकेंगे हम लोग। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, माफिया, गुंडा राज भर भर के था बिहार के अंदर। क्या नहीं था? जैसे मूलभूत सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान की प्रॉब्लम, सिंचाई का प्रॉब्लम, जीरो। तो सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, IT, टूरिज्म, ये सब तो ख्वाब की बातें थी। किसी बिहारी ने उस समय ये सब सोचा भी नहीं होगा। अब शुरू करते हैं जंगल राज की कहानी। आपने सुना होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन, लालू यादव का राइट हैंड। लालू यादव के सारे नाजायज फैक्ट्री, चाहे रेप, मर्डर, लूट खसोट, फिरौती, किडनैपिंग, ये सारा धंधा वो संभालता था। बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर और बाहुबली। उसने एक ऐसा काम किया जिसको देखकर हिटलर, इदी अमीन या गद्दाफी भी शर्मा जाता। उसने बिहार के एक बड़े पुलिस ऑफिसर के 2 बेटों को तेजाब से नहला दिया। सोचिए, तेजाब से नहला दिया क्योंकि उसके बाप ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। वो बहुत बड़ा ऑफिसर था बिहार का, और उसके तीसरे बच्चे को गोली मार दिया। सोचिए, एक ही पिता के 3 बच्चों को इतनी गंदी मौत दी। 2 को तो तेजाब से नहला के मारा था। उसके बाद भी बिहार में उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसी ने चूं तक नहीं बोला, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं, उसके लिए कोई भी FIR नहीं। ये तो शुरुआत है लिस्ट की। आगे सोचिए क्या होगा। शहाबुद्दीन का बिहार में रसूख समझिए। वो SP लेवल के ऑफिसर्स को थप्पड़ मार देता था। आपने अपहरण मूवी में देखा होगा, नाना पाटेकर ने उस मूवी में SP को थप्पड़ मारा था। जी हाँ, वो बिहार की ही कहानी थी। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा शिल्पी जैन मर्डर केस के बारे में, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। शिल्पी जैन एक लड़की थी 23 साल की, जिसने 1999 में मिस पटना का खिताब जीता था। उसका एक फ्रेंड हुआ करता था गौतम। एक बार गौतम के एक फ्रेंड ने शिल्पी जैन को आकर बोला कि बाल्मी हाउस में गौतम वेट कर रहा है, और उसने उस पर भरोसा किया और वो बाल्मी हाउस चली आई। जब गौतम को पता चला कि शिल्पी जैन बाल्मी हाउस में गई है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक वक्त RJD कार्यकर्ता और सुभाष यादव और साधु यादव, जो राबड़ी देवी के भाई थे, उनके अय्याशियों का वो अड्डा हुआ करता था। जब शिल्पी जैन उस बाल्मी हाउस में गई, जब उसने देखा वहां गौतम नहीं है, उसको धोखे से यहाँ बुलाया गया है, 10 से 12 लोगों ने उसकी सामूहिक बलात्कार किया, उसके जिस्म को नोच नोच कर खाया। जब गौतम वहां पर आया तो गौतम ने देखा कि उसके जिस्म को वो लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, उसको मार दिया गया है। और जब गौतम ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने गौतम को भी मार दिया। जब शिल्पी जैन बाल्मी हाउस पहुंचती है, जब उसे गौतम वहां नहीं मिला, तब वो समझ गई कि उसे धोखे से वहां बुलाया गया है। वहां पर मौजूद जो भी RJD के कार्यकर्ता थे, इंक्लूडिंग साधु यादव और सुभाष यादव, उन सब ने मिलकर शिल्पी जैन का सामूहिक बलात्कार किया। जब तक गौतम वहां पर आया, तब तक वो लोग शिल्पी जैन के शरीर को नोच नोच कर खा चुके थे। उधर शिल्पी जैन के पिता, जो एक बिजनेसमैन थे, पुलिस वालों से गुहार लगा रहे थे कि प्लीज बाल्मी हाउस चलो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, उसका मर्डर भी हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक कंप्लेन तक नहीं लिखी, उल्टा उसके ऊपर हंस रहे थे। जब पुलिस बाल्मी हाउस पहुंचती है, तब तक गौतम और शिल्पी जैन दोनों का मर्डर हो चुका था। दोनों की आधी नग्न बॉडी साधु यादव की कार की डिक्की में उनका मृत शरीर रखा हुआ था। जब पुलिस ने ऐसा देखा तो पुलिस ने आनंद फानन में कहा कि इन दोनों ने सुसाइड किया है। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जब लोगों ने इसके ऊपर हल्ला मचाया, तब पुलिस को आगे चलकर पोस्टमार्टम करना पड़ा।
पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस ने साधु यादव का डीएनए मांगा तो साधु यादव ने डीएनए देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके ऊपर लालू और राबड़ी का हाथ था। राबड़ी देवी के दोनों भाइयों ने कंस और रावण से भी बुरा काम किया था, लेकिन लालू यादव का रसूख देखो। लालू यादव के राज्य में इनको कुछ नहीं हुआ, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और सारा मामला को दबा दिया गया, रफा दफा करके खत्म कर दिया गया। पब्लिक के प्रेशर में कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ निकल कर आया कि 12 से ज्यादा लोगों ने शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद भी प्रशासन, जनता, नेता सब शांत थे बिहार में, क्योंकि लालू का जंगल राज था बिहार के अंदर। लालू के सालों का, सुभाष यादव और साधु यादव का खौफ था बिहार के अंदर। किसी ने चूं तक आवाज नहीं निकाली। इनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। आपको 12 का नरसंहार याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तब तो आज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि 12 में जो नरसंहार हुआ था वो लालू यादव ने करवाया था। एक्चुअली लालू यादव अपने राज्यकाल में सबसे ज्यादा नफरत करते थे भूमिहार से। भूमिहार की खेतों में यादव समाज की औरतें काम करती थी, जो कि लालू यादव को कभी भी बर्दाश्त नहीं होता था। लालू अपना रसूख दिखाने के लिए रामाधार सिंह को मारने का प्लान बनाता है। एक बार उसे पता चलता है कि रामाधार सिंह 12 में है, तो उसने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और वहां पे उसका एनकाउंटर कर दो, उसको मार दो। लेकिन जब पुलिस डिपार्टमेंट 12 पहुंचती है तो पता चलता है कि रामाधार सिंह तो वहां है ही नहीं। तब वो लोग क्या करते हैं, हर घर को जाके सर्च करते हैं, नॉक करते हैं और वो बाहर से बोलते हैं कि हम सिर्फ सर्च करने के लिए आए हैं, हम रामाधार सिंह को सर्च कर रहे हैं, किसी को हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, वो लोग घर के मर्दों को बाहर निकालकर घसीटकर एक साथ ले जाके खड़े कर देते हैं। 40 लोगों को एक साथ खड़ा किया, सबसे पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। 6 लोग जो भूमिहार नहीं थे उनको जाने दिया, छोड़ दिया, लेकिन 34 लोग जो भूमिहार थे उनको जमीन पे लिटाया, उनके हाथ पैर बांधे और गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। तो ये था 12 का नरसंहार, जहां 34 भूमिहारों की निर्मम हत्या की गई, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपा विश्वास का नाम बिहार में बहुत लोगों ने सुना होगा। वो एक आईएएस की पत्नी थी। माधुरी यादव का बेटा, आरजेडी के माधुरी यादव का बेटा उसके साथ 1 साल लगातार बलात्कार करता है, उसके बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसके घर में जो नौकरानी थी, जो सर्वेंट थी, उसके साथ बलात्कार करता है पूरे 1 साल। सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर, इतना बड़ा पद, उसके साथ, उसकी बीवी के साथ ऐसा हो सकता था उस समय, तो आम जनता तो भगवान भरोसे ही थी। ये आपको एक मूवी में देखने को मिला होगा, राउडी राठौर में। चलिए एनसीआरबी के डेटा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लालू और लालू के फैमिली का कैसा गुंडा राज था बिहार के अंदर। 32,000 किडनैपिंग्स, कितना? 32,000 किडनैपिंग्स इन 15 ईयर्स, 20,000 से ज्यादा रेप, 18,000 से ज्यादा मर्डर, 59 नरसंहार, 59 नरसंहार, और लूट की तो कोई गिनती नहीं है, कोई डेटा रख नहीं पाया लूट का। सोचो इतने लूट हुए बिहार के अंदर। ये तो डेटा मेंटेन किया गया है, ये तो कंप्लेन्स आए हैं वो डेटा है। जो कंप्लेन नहीं किया गया है, सोचिए उसकी गिनती क्या रही होगी बिहार के अंदर, सोचिए। अब बात करते हैं किडनैपिंग बिजनेस की। लालू के इशारे पर शहाबुद्दीन और उसके दोनों साले मिलकर ये रैकेट चलाते थे। आपने वो अपहरण मूवी देखी होगी अजय देवगन वाली, वो मूवी बिहार पर ही बनी थी। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि सारा का सारा प्लॉटिंग, प्लानिंग सीएम हाउस में होता था। लालू के बंगलों पर ये प्लानिंग होती थी कि किसको किडनैप करना है, उसके साथ क्या करना है, कितना फिरौती लेना है, कितना उससे पैसा लेना है, उसको छोड़ना है, उसको जाने देना है या उसको मार देना है। ये सब प्लानिंग लालू यादव के बंगलों में होता था। उस समय राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर दिन रेप, मर्डर, लूट या किडनैपिंग की खबर आती थी। 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता था तो कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, कोई भी नहीं। यात्राएं और ट्रैवल तो छोड़ दीजिए, अगर कोई यात्रा करता भी था एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको लगता था कहीं उसके साथ लूटपाट, मारामारी या फिर मर्डर तक ना हो जाए। पूरे राज्य में रोड ना के बराबर, तो ट्रांसपोर्ट कहां से आएगा? शाम होते ही पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाता था, क्योंकि बिजली का नामो निशान नहीं था। उन बेचारों बच्चों से पूछो जो दिया और लालटेन में पढ़कर बड़े हुए हैं। मानना पड़ेगा उस जमाने के माँ बाप, उनका जज्बा, उनका जुनून, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों की मेहनत जो लालटेन में पढ़े हैं, उनको वो मुकम्मल जहां नहीं मिला था। उसके बाद भी दुनिया में और इंडिया में बाकी स्टेट से उन्होंने कम्पीट किया। बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, नेता, प्रोफेसर,
सब कुछ दिया उन्होंने इंडिया को। सोचिए अगर उस समय बिहार को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला होता तो वहां के बच्चे आज कहां पहुंच गए होते। राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए मैं सलाम करता हूं उन पेरेंट्स को जो उस हालात में रहकर एक ख्वाब देखा और उसको हासिल करने का जज्बा दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में एक ग्रेजुएशन करने के लिए 7 साल लग जाते थे। बीए की डिग्री 7 साल में आती थी, वहीं एमए की डिग्री, मास्टर्स डिग्री के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते थे। मतलब एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स एक साथ करना चाहता है 5 साल की जगह पर वो 10 से 12 साल देता था। तो सोचिए कैसी एजुकेशन व्यवस्था रही है सरकार की। बेचारे स्टूडेंट्स के जिंदगी से उन्होंने खिलवाड़ किया है। आपको पता होगा उस समय बिहार के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता था मारवाड़ी समाज का, जैन समाज का, बनिया समाज का और बाकी बिजनेसमैन का। वो लोग किडनैपिंग और मर्डर के डर से उन्होंने बिहार को छोड़ दिया, राज्य छोड़कर चले गए। वो चले गए राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। वो लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर उनसे पूछोगे बिहार के बारे में तो उनके लिए बिहार एक बुरे सपने की तरह है और वो कभी उस दौर को याद नहीं करना चाहेंगे। उसी टाइम में कुछ ऐसे पेरेंट्स रहे हैं जिनको इतना डर था किडनैपिंग का, वो अपने बच्चों को खुद से दूर रहकर राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में पढ़ाया है ताकि उनके बच्चों की किडनैपिंग ना हो, उनका मर्डर ना हो। क्योंकि माता पिता के दिल दिमाग में हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उनके बच्चों के साथ बिहार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर अपने से दूर भेजकर उनको पढ़ाया है। चलिए, पढ़ाई से याद आया, लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को जमशेदपुर के एमसीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया, वो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। सोचिए, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के एमबीबीएस में उन्होंने दोनों बेटियों को एडमिशन करवा दिया, वो भी टेस्को के कोटा पर, मतलब टाटा के एम्प्लॉयज के कोटा पर। ना तो लालू यादव और ना ही राबड़ी देवी, दोनों में से कोई भी टाटा का एम्प्लॉय नहीं था। उसके बाद भी उनको वो सीट मिल गई। 1 साल के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पे अपनी दोनों बेटियों को पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज में उनको ट्रांसफर करवा दिया लालू यादव ने। हंसने की बात यह है कि उस कॉलेज में मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी कहानी हो गई। बाद में बनी है मुन्ना भाई एमबीबीएस बॉलीवुड में, लेकिन पहले ये मूवी बनी है बिहार में। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायरेक्टर ने बिहार से कॉपी किया इस मूवी को, क्योंकि मीसा भारती पीएमसीएस में टॉप कर गई थी। सोचिए, टॉप, जिसने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम नहीं लिखा, उसने कोई टेस्ट नहीं दिया और उसको एमबीबीएस में सीट मिलती है और वो बंदी पीएमसीएच में टॉप कर जाती है। पीएमसीएच बिहार का गौरव रहा है। पीएमसीएच बिहार का सबसे अच्छा टॉप का मेडिकल इंस्टीट्यूट रहा है। वहां पे वो टॉप करती है। अरे 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th समझ में आता है, लेकिन टॉप सीधा लालू की बेटी टॉप कर गई, वो भी मेडिकल में। सोचिए, खेला हो गया बिहार में। मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गया था बिहार के अंदर, बॉलीवुड तो पीछे रह गए। ये वही मीसा भारती है जो आगे चलकर राज्यसभा की एमपी बनती है और बाद में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा की एमपी बनती है। तो लालू इज ऑल अबाउट हिज फैमिली, अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सिर्फ सोचता है, बाकी किसी के बारे में नहीं। ये वही मीसा भारती है जो डॉक्टर तो बन गई लेकिन कभी भी इसको पल्स तक देखना नहीं आया। सोचो, पल्स तक देखना नहीं आया, इसको बीपी देखना नहीं आता है। इसने कभी आला होता है वो कान में लगा के टच ऐसे देखते हैं, उसने कभी वो टच भी नहीं किया होगा। बहुत हंसी की बात यह है कि कुछ महीनों पहले की बात है, इसने ट्वीट किया था कि वो भाषण दे रही है हार्वर्ड में। सोचो, डायस पे खड़ी होकर इसने फोटो लिया और उसने पोस्ट कर दिया कि आई एम गिविंग स्पीच इन हार्वर्ड। जब हार्वर्ड वालों ने देखा उसका पोस्ट को तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, इसको हमने नहीं बुलाया था यहाँ पर, ये खुद टिकट खरीद के बैठी थी और जब लोग चले गए तो ये डायस पे खड़ी होके अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे स्पीच दे रही है। किसी ने उसको फोटो लिया होगा और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। क्या यार मीसा भारती, तुमको तो पल्स देखना नहीं आता, तुमको हार्वर्ड बुलाएगा स्पीच देने के लिए और तुम बोलोगी क्या बोलोगी तुम। अब आते हैं लालू की एक और बेटी जिसका एडमिशन इंजीनियरिंग में कराया बीआईटी मिश्रा रांची में। उसका वहां पे एक दोस्त हुआ करता था, अभिषेक मिश्रा। एक बार की बात है, अभिषेक मिश्रा, उसके 2 फ्रेंड और रागिनी दशम फॉल, रांची के पास दशम फॉल है, वहां पे वो लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। वहां पे अभिषेक मिश्रा की पानी में डूबकर मौत हो जाती है संदिग्ध अवस्था में। कहा जाता है कि लालू ने उसको इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रागिनी उसके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट रखे। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी खरीद लिया, ऐसा बताया कि वो डूब के मरा है। अभिषेक मिश्रा के पापा खुद डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनको पता था कि उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी।
अब बात करते हैं लालू के दोनों बेटों की। अगर ये लालू के बेटे नहीं होते तो इन दोनों को कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं देता। देख के दोनों को ऐसा कॉमेडी फील होता है जैसे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़ा वाला जो बेटा है तेज प्रताप, वो तो मंद बुद्धि है, अर्धकपारी इंसान है, उसको तो उसके परिवार वाले भी सीरियसली नहीं लेते हैं। सोचो जब गठबंधन की सरकार अभी बनी थी कुछ टाइम के लिए, जदयू और आरजेडी का, तो एक ऐसा मजाक हुआ कि इस जैसे बंदे को हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब इतना इंपॉर्टेंट विभाग इसको दिया गया। 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए और अभी भी हमारे देश में ऐसा मजाक चल रहा है, तो सोचो बिहार कहां जाएगा, क्या ही होगा बिहार के साथ। अब आते हैं इस इलेक्शन के सबसे मेन किरदार, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, 9वीं फेल। इसको ना तो 2 लाइन इंग्लिश बोलना आता है, ना तो इसको अच्छे से 2 लाइन हिंदी बोलना आता है, ना छोटे मोटे इसको मैथ के कैलकुलेशन आते हैं। उसके बाद भी इसने अपने आप को सीएम डिक्लेयर कर दिया है। बताओ, इस बंदे को बिहार का सीएम बनना है। बेचारे उन माँ बाप का, उन स्टूडेंट्स का सोचो जो 14-14, 15-15 घंटे डेली पढ़कर बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करते हैं। सोचो 5, 6, 7 अटेम्प्ट में वो लोग क्लियर करते हैं, तब जाके बड़े ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद भी ये लोग 9वीं फेल, तेजस्वी को सैल्यूट करेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे। तो क्या है दुर्भाग्य बिहार का। अगर गलती से ये बन भी गया सीएम तो एमएनसी से क्या बात करेगा, क्या डील करेगा, ये यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनी से क्या बात करेगा, इसको क्या नॉलेज है, क्या समझ में आता है इसको। जिस बंदे को तजुर्बा बोलना नहीं आता है, जिस बंदे को डेमोक्रेसी बोलना नहीं आता है, उससे जब रिपोर्टर ने पूछा आप तो 9वीं फेल हो, तो वो बंदा अपने आप को कंपेयर करता है मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब से कि वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन उन्होंने कितना नाम कमाया। अरे बेवकूफ इंसान, वो मार्क जुकरबर्ग है, वो स्टीव जॉब्स है, उसने फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनी बनाई। तुम 9th फेल हो, तुमको डेमोक्रेसी बोलना नहीं आता है, तुम उनके पीछे छुप रहे हो और अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हो भाई। वो लोग जहां पर भी शर्मा जाएंगे ये बात सुन के। कभी तुम्हारा कंपैरिजन होता है विराट कोहली से, तुम बड़े क्रिकेटर रहे हो और तो विराट कोहली ने तुम्हारे कैप्टनसी के अंडर में खेला है। अरे भाई कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे या फिर कुछ ऐसा कर कि लोग तुझे पहचाने। बड़े बड़े लोगों के पीछे छुपना बंद करो। तुम सीएम कैंडिडेट हो बिहार के, कुछ समझ में आता है तुम्हें। लालू ने इसीलिए दोनों बेटों को कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाया, क्योंकि लालू एक विजनरी इंसान था। उसको पता था कि दोनों बेटे मेरे बेवकूफ होंगे, कभी भी आगे चल के जब रिपोर्टर इनसे कोई पूछेगा तो ये कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए इनकी फेक डिग्री पकड़ी जाएगी। इसलिए इनको फेक डिग्रीज नहीं दिलाया। बोला कि कोई बात नहीं, बिहार में हो यार, बिहार में सब चलता है, जात पात की राजनीति करेंगे, जंगल राज लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में 8वीं फेल, 9वीं फेल, अंगूठा छाप। सोचो राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी, वो तो स्कूल भी नहीं गई, वो भी सीएम बन चुकी है। तो इनकी फैमिली लेगेसी है कि बिना पढ़े भी तुम सीएम बन सकते हो। तो लालू ने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीडिया में उसका मजाक उड़े। तो सोचो लालू कितना विजनरी था। अब बात करते हैं बिहार के वन ऑफ द फेवरेट किस्सों में से एक, लालू यादव की बेटी मीसा भारती की शादी। अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए लालू यादव के साले सुभाष यादव और साधु यादव ने पटना के सारे शोरूम से सारी गाड़ियां बाहर निकलवा दी। उनको कभी भी वापस नहीं किया, अगर किया भी तो ऐसी हालत में जो वो बिक नहीं सकती थी। सारे पेट्रोल पंप पे उनके गुंडे थे, सारी गाड़ियों में फ्री का पेट्रोल भरा गया। सोचिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, ना गाड़ी का ना पेट्रोल का। पटना के सारे छोटे बड़े फर्नीचर शोरूम से लालू के परिवार ने टेबल, चेयर, सोफा सब लूट लिया ताकि शादी के पंडाल में लगा सके अपने गेस्ट के लिए। शादी के 1 महीने पहले से मीसा भारती ने पटना के सारे ज्वेलरी शॉप में जाना शुरू कर दिया। अपनी मनमानी तरीके से उसने शॉपिंग की बिना पैसे से। सोचो करोड़ों के उसने ज्वेलरी लिया लेकिन किसी एक का पैसा नहीं दिया क्योंकि सबको अपनी जान का खौफ था। तो क्या था उस समय का जंगल राज। सोचिए केटरिंग, डेकोरेटर, लाइट, बैंड सब फ्री में, किसी एक को लालू यादव की फैमिली ने पैसा नहीं दिया। फ्लावर्स वाले इसलिए बच गए थे क्योंकि फ्लावर सिंगापुर, थाईलैंड और दिल्ली से मंगाया गया था, अदरवाइज फ्लावर्स वाले भी नहीं बचते। तो पटना की सड़कों पे नंगा नाच किया गया था, ऐसा लूटा था सुभाष यादव और साधु यादव ने, और इसकी गवाही किसी और ने नहीं दी। मीडिया में इस बात को कबूल किया है सुभाष यादव और साधु यादव ने कि लालू यादव के कहने पे उन्होंने इस तरह का लूट मचाया था पटना में मीसा भारती की शादी में। सोचिए लालू और उसके परिवार ने बिहार में करप्शन का ऐसा बीज बोया कि पूरे बिहारियों को झेलना पड़ा। सारे बड़े बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए। कई सालों तक पटना में एक भी गाड़ी का शोरूम नहीं खुला और इंडस्ट्री तो आज तक नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री वालों को भरोसा नहीं है कि अगर फिर से कहीं आरजेडी की सरकार आ जाए, कहीं फिर से ये लालू का परिवार आ जाए तो फिर से वो जंगल राज हो जाएगा, फिर उनका क्या होगा। अब बात करते हैं लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी की। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसके गांव में ना तो बिजली था, ना कोई पक्की सड़क और ना ही टेलीफोन। एक रात में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लालू को खुश करने के लिए एक रात में वहां तक पक्की सड़क बना दी,
उसके घर में टेलीफोन दे दिया और पूरे गांव में बिजली आ गई ताकि दूल्हे राजा को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सोचिए इतना खौफ था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लालू का। एक एस्टिमेट के तौर पे मीडिया में खबर आई थी कि उसके घर पे, एक बंदे के घर पे टेलीफोन लगाने के लिए 25 लाख रुपए खर्च आया था। उस समय सोचिए, आज से 20-25 साल पहले 25 लाख रुपए खर्च आया था एक बंदे के घर में टेलीफोन लगाने के लिए। सोचिए आज से 25 साल पहले एक के घर में टेलीफोन लाइन पहुंचाने में 25 लाख रुपए लगा। अगर वो आज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा तो कम से कम 5 करोड़, मतलब किसी एक के घर में टेलीफोन का लाइन अगर आज लगाया जाएगा तो 5 करोड़। तो सोचिए किस तरह जनता का पैसा बर्बाद किया जाता था लालू के राज में। वाह रे लालू का साम्राज्य, वाह रे लालू का गुंडा राज। आप तो एक कदम और आगे बढ़ गए थे लालू जी। आपने तो पटना के 2 फेमस होटल्स मौर्या को और चाणक्य को अपने गेस्ट लोगों के लिए फ्री में बुक कर दिया था। एक पैसा नहीं दिया था आपने, एक पैसा नहीं दिया था। और पंडाल की कॉपी किसकी की? रोहिणी की शादी में पंडाल मुंबई के ताज पैलेस जैसा बनाया गया, बिल्कुल उसके रेप्लिका। आपको पैसे देने की जरूरत तो थी नहीं, आप तो वहां पे एफिल टावर को उतार सकते थे, आप तो सीधा ताजमहल भी उतार देते तो क्या ही फर्क पड़ता लालू जी। लालू का तो पूरा फैमिली घोटालेबाज है। इनके पास इतनी लंबी लिस्ट है घोटाले की कि सुबह बात करेंगे तो शाम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको 4-5 मेन घोटाले बता देता हूँ। सबसे पहला है चारा घोटाला। 950 करोड़ का चारा घोटाला इन्होंने 90s में किया था। सोचिए, जानवरों का चारा तक खा गए लालू जी आप और आपकी फैमिली, और डकार तक नहीं मारा आपने। अलकतरा घोटाला, जिसे रोड बनता है ना, वो घोटाला, जिसको इंग्लिश में बिटुमेन बोलते हैं, उसका घोटाला किया। मेडिकल बिल्स, मेडिसिन का घोटाला किया इन लोगों ने। फ्लड रिलीफ, जो सेंट्रल पैकेज भेजती है बिहार में हर साल बाढ़ आती है, स्पेशली नॉर्थ बिहार में, वहां के लोगों के लिए पैसा भेजती है सरकार, वो लोग खा जाते हैं, हर साल खा जाते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप घोटाला। सोचिए SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, OBC के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था स्कॉलरशिप का। इन्होंने फर्जी बस फॉर्म्स भरे, किसी भी स्टूडेंट का नाम बस फर्जी भरा था। उसके बाद सारा कुछ पेपर पे था और किसी को स्कॉलरशिप नहीं दिया। सारा पैसा ये लोग, इनकी सरकार और इनके मिनिस्टर और इनकी फैमिली सब खा गए और डकार तक नहीं मारा। अगर उस समय पूरे पैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना का घोटाला हुआ था, कितने पैसे इनके परिवार ने खाया है, तो 1450 करोड़। अभी के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 25,000 करोड़ के बराबर होगा। सोचिए 25,000 करोड़ एक फैमिली खा जाती है बिहार में, और वो बोलती है हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों का पैसा खा जाती है। जब 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी गवर्नमेंट हटकर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट आई, तो लालू यादव को रेलवे मिनिस्ट्री मिला। लालू यादव ने उस समय फिर से अपना करामाती वही रूप दिखाया जो पहले सीएम रहते हुए बिहार में दिखाया था। जो 3rd और 4th ग्रेड के लोगों को नौकरी दिया, उसके बदले में उनसे जमीन लिखवा ली। सोचिए एक मंत्री जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां बांट रहा है, उसके बदले में उनसे उनकी जमीन रजिस्टर करवा ली अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे, अपने दूसरे रिश्तेदारों के नाम पे। तो सोचिए जॉब के बदले इस बंदे ने, इसके परिवार ने दूसरे गरीब लोगों का जमीन तक हड़प लिया। इतना घोटालेबाज इंसान की फैमिली, इतना घोटालेबाज इंसान का बेटा आज वोट चोरी की बात कर रहा है। तुम तो मत ही बोलो यार, तुम्हारे मुंह से ये सब शोभा नहीं देती है, प्लीज तुम तो चुप ही रहो। मीडिया में खबर आती थी कि लालू यादव को पान खाने का शौक था, उसको खैनी खाने का शौक था। वो डीएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर से खैनी बनवाता था। सोचिए डीएसपी से खैनी बनवाता था। और क्या मंत्री, क्या एमएलए और क्या चीफ सेक्रेटरी, हर किसी को वो अपना पीकदान मंगवाता था और उसमें वो थूकता था। उनके हाथ में वो पीकदान रहता था, लालू उसमें थूकता था, चाहे मंत्री हो, एमएलए हो या फिर चाहे चीफ सेक्रेटरी हो। आपको बता दूं, किसी भी स्टेट में चीफ सेक्रेटरी IAS का सबसे बड़ा पद होता है। सोचिए जो इतना पढ़ा लिखा इंसान है, जो इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ा है, वो एक लुटेरा, एक चोर क्या पीकदान उठा रहा है ताकि वो उसमें थूक सके। सोचिए उस समय लोगों को क्या झेलना पड़ा होगा। एक छोटी सी स्टोरी है। 1991 में लालू यादव एक शादी में गए, वहां पे उनका एक पहले से मंत्री पहुंचा हुआ था, दरोगा राय। जैसे ही लालू यादव को देखा, वो सक पका के इधर उधर भागने लग गया, छुपने लग गया। तो मीडिया के एक कर्मी ने पूछा उससे कि आप तो मंत्री हैं, आपको तो लालू यादव को स्वागत करना चाहिए, आप तो उनके पास जाके बैठिए, आप लोगों में तो अच्छी घनिष्ठता होगी, मित्रता होगी। तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बगल में बैठूंगा तो मुझे पीकदान उठाने के लिए बोल देगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि इतने पब्लिक के बीच में मैं लालू यादव का पीकदान उठाऊं। सोचो उसके मंत्री का खुद ऐसा हालत था, तो बाकी सबकी क्या ही औकात रही होगी लालू यादव के सामने। बिहार में लालू यादव और उनकी पार्टी MY कॉम्बिनेशन पे चुनाव लड़ती है। M से मुस्लिम्स और Y से यादव। मुस्लिम्स का परसेंटेज 18 है और यादव का 14।
तो एक बहुत बड़ा सा चंक वोट बैंक जो है 32% का, जो हमेशा से लालू यादव के लिए लॉयल रहा है, आज भी उनको वोट देता है। चाहे वो जंगल राज रहा हो या कैसा भी राज रहा हो, ये दोनों हमेशा से मेजॉरिटी ऑफ देम लालू यादव को आज भी वोट देती है। ये लोग तो हमेशा से उसके लॉयल रहे हैं, लेकिन क्या लालू यादव इनके लिए लॉयल रहा है? लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए। क्या यादवों में तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा और होनहार कोई नहीं है जिसको वो खड़ा कर सके एज अ सीएम कैंडिडेट? या फिर मुसलमानों को आज तक उसने ऐसा डेवलप नहीं किया कि उनका एक लीडर खड़ा कर सके बिहार में जिसको वो सीएम कैंडिडेट बना सके? नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मुसलमान डेवलप हो, वो चाहता ही नहीं है कि यादव डेवलप हो। क्योंकि अगर ये लोग डेवलप हो गए तो लालू यादव को ये लोग वोट नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरह का जंगल राज था, अगर इनको समझ में आ जाएगा कि उसने कितने लोगों को धोखा दिया है, उसने मुसलमानों को धोखा दिया, उसने यादव को धोखा दिया, उसने दलित को धोखा दिया है, उसने SC ST OBC सबको धोखा दिया है, बिहार के हर किसी को धोखा दिया है। लेकिन ये दोनों जो वोट बैंक है, ये आज भी लालू यादव के साथ में है। लेकिन लालू यादव इनके लिए कभी नहीं सोचता है और ना कभी सोचेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से दलित समाज और OBC समाज लालू यादव से भड़का हुआ है। उनका कहना है कि लालू और उनकी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो यादव समाज है, वो भी लालू यादव से अब छिटक कर या तो कांग्रेस या BJP या फिर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए रहता है और किसी के लिए वो कुछ काम नहीं करता है। मुसलमान भी, जो पसमंदा मुसलमान है, जो कुरैशी है, जो अंसारी है, या फिर जो लोअर कास्ट के मुसलमान है, उन्होंने भी लालू यादव से अब कन्नी काटना शुरू कर दिया है। लालू यादव अगर मुसलमानों को मदद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो अपर कास्ट के मुसलमानों को मदद करते हैं, जिसमें खान, पठान, सैयद आते हैं। अदरवाइज मुसलमानों के लिए भी उसने कुछ नहीं किया है। आप देख लीजिए, जो भी हमारे सीमांचल के मुसलमान हैं, जो बिहार के सीमांचल के मुसलमान हैं, वो पूरे इंडिया में सबसे पिछड़े हुए हैं। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो, या किसी भी मामले में सीमांचल का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसके लिए लालू यादव क्या किसी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया है। लालू के जंगल राज के बारे में कोई कितना ही बात कर लेगा, फिर भी कम पड़ेगा। जब चारा घोटाला उसका पकड़ा गया था, CBI उसके सर पे नाच रही थी, तब उसने HD देवगौड़ा PM को कॉल किया था कि CBI मेरे सर पे नाच रही है, आपको कुछ करना चाहिए, आप थोड़ी नरमी बरतिए। उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। देवगौड़ा ने लालू यादव को साफ साफ कह दिया था, जो बोया है वो काटो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तब लालू यादव HD देवगौड़ा पे भड़क गए थे कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। लेकिन तब तक लालू यादव को रियलाइज हुआ कि काफी लेट हो गया है और HD देवगौड़ा उसके इशारों पे नहीं नाचेंगे। वो अहंकारी, घमंडी और ईगोस्टिक लालू, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसके ऊपर भी कोई हाथ रखेगा, लेकिन आखिर में वो भी जेल गया, उसको भी जेल हुई। लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था को देख लीजिए, लालू को इतना कर्मकांड करने के बाद, इतना करप्शन और जंगल राज के बाद भी 3, 4, 5 साल की सजा हुई। उसमें भी कितने बार वो पैरोल पे बाहर आया है। आज वो समाज में फ्रीली घूम रहा है। सोचिए हमारा समाज कैसे अपने लीडर्स को और अपने लोगों को ट्रीट करता है। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान, अगर वो सरकार में जॉब करता है, नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह अगर 50,000 है और अगर 5,000 वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो पूरे लाइफ के लिए उसको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरा समाज उसको चोर की नजर से देखता है। इस मिट्टी से बने हुए ये लोग इतना घोटाला करने के बाद, इतना लूट मार करने के बाद, जंगल राज के बाद, इनका बेटा खड़ा होकर बोलता है मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड CM हूँ। मतलब RJD के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो CM बन सके, जो इस 9वीं फेल से ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार हो। 80 साल हो गए हमारे देश को, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है। अगर आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकलोगे, उसी में जकड़े रहोगे, तो 80 क्या 800 साल तक वहीं खड़े रहोगे। एक अच्छा डिसीजन लो, आपके लोगों के लिए जो कुछ कर सके उसको लेकर आओ। डेवलप करो अपने स्टेट को, ताकि आने वाली पीढ़ी अंधेरे में ना रहे, उजाले में आ सके। किसी जंगल राज को उसको फेस ना करना पड़े, ऐसे अनपढ़ लोगों को उसको फेस ना करना पड़े। मैं तो कहता हूं RJD के लोगों से कि आप ही सरकार बनाओ, लेकिन किसी ऐसे को लेकर आओ जो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डिफेंस का हो, IAS हो, IPS हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, जो भी हो यार, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार हो, जो पूरे स्टेट को आगे लेके जा सके, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बात कर सके, डेवलपमेंट की बात कर सके, इंडस्ट्री के बारे में बात कर सके, IT सेक्टर के बारे में बात कर सके, टूरिज्म के बारे में बात कर सके, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर सके, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सके, बेसिक मूलभूत सुविधाएं दे सके, बिजली, पानी, रोड, ट्रांसपोर्ट, उसको लेकर आइए, उसको लेकर आइए, इससे पीछा छुड़वाइए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।